क्या सिडनी शूटिंग को रोका जा सकता था? द आंसर इज नो। इन दो आतंकियों को भले रोका जा सकता था, लेकिन ये दो नहीं तो कोई और आतंकवादी घटना नहीं रुकती। ये जिहाद तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक इसके रूट्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। संडे शाम सिडनी का बॉन्डी बीच, जहां लोग नॉर्मली सनसेट और वेव्स एंजॉय करते हैं, वही जगह अचानक खून से रंग गई। हनुका की शुरुआत मार्क करने के लिए जूइश कम्युनिटी का एक छोटा सा पीसफुल गैदरिंग चल रहा था। तभी शाम 6:45 बजे गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं थी, ये एक टारगेटेड अटैक था। कुछ ही मिनट्स के अंदर पैनिक, कियोस और डेड बॉडीज देखने को मिली। कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें 10 साल की एक छोटी बच्ची भी थी। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने इसे तुरंत टेररिस्ट इंसिडेंट डिक्लेयर किया, क्योंकि विक्टिम्स का सिलेक्शन, टाइमिंग और लोकेशन सब कुछ क्लियरली बता रहा था कि ये एक प्लान्ड अटैक था। ये सिर्फ वायलेंस नहीं था, बल्कि जूइश कम्युनिटी को निशाना बनाने वाली नफरत का नंगा सच था। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक बॉन्डी बीच अटैक के सिर्फ 2 ही शूटर्स थे, एक फादर सन डुओ। फादर साजिद अकरम 50 साल को पुलिस ने एनकाउंटर में स्पॉट पर ही मार गिराया, जबकि उसका बेटा नवीद अकरम सिर्फ 24 साल का गोली लगने के बाद जिंदा पकड़ा गया और फिलहाल क्रिटिकल बट स्टेबल कंडीशन में हॉस्पिटल में पुलिस कस्टडी के अंदर है। अथॉरिटीज ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि नवीद ही सेकंड अटैकर था और थर्ड शूटर की पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली रूल आउट कर दिया गया है। दोस्तों, जब भी जूइश, हिंदू या क्रिश्चियन सिविलियंस पर अटैक होता है, एक लाइन ऑलमोस्ट मैकेनिकली रिपीट होती है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल ये है, जब अटैकर्स खुद अपनी वायलेंस को रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पर जस्टिफाई करते हैं, तो उस आइडियोलॉजी पर बात करना इतना टैबू क्यों बन जाता है? दोस्तों, ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि जिहादिस्ट टेरर ग्रुप्स ISIS हो, अलकायदा हो या हमास, इसे ज्वाइन करने का सभी आतंकियों का एक ही मोटिवेशन होता है, जो कि है जिहाद। ये जिहाद ना लादेन ने लाया, ना तालिबान ने, ना ISIS ने। ये उस आइडिया का कोर है जिसके बारे में बात करना बैन है, जो बताता है कि ये दुनिया बस एक हाल्ट है, असली जिंदगी तो जन्नत में है। इसीलिए इस आइडिया को मानने वाला हर व्यक्ति फटने की जल्दी में रहता है। लाल किला में फटने वाला डॉक्टर और सिडनी के शूटर में बेसिक लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है। दुनिया ये बात जानती है, लेकिन जिस दिन मान लेगी, उस दिन से आतंकवाद के खिलाफ असली लड़ाई शुरू होगी। भले इसे आउटराइटली कोई एक्सेप्ट ना करे, लेकिन जिहादियों के रिलीजियस टेक्स्ट की बेसिक रीडिंग से लेकर काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट्स और एकेडमिक स्टडीज में बार बार ये बातें हाईलाइट होती हैं। फिर भी जब अटैक होता है, कई मीडिया आउटलेट्स इस आइडियोलॉजी और रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को एग्जामिन करने के बजाय सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज या लोन वुल्फ फ्रेमिंग पर शिफ्ट हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीद ने हमदर्द यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में पढ़ाई की थी और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा रहा। मतलब ये वाला भाईजान भी पढ़ा लिखा है। एक बार फिर ये एजेंडा फेल हो गया कि डिप्रिवेशन और लैक ऑफ एजुकेशन आतंकवाद का कारण है। बॉन्डी बीच का ये टेरर अटैक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। जब एक जूइश रिलीजियस गैदरिंग को सीधे निशाना बनाया जाता है, तो ये सिर्फ एक कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की जूइश कम्युनिटीज के लिए वार्निंग सिग्नल बन जाता है। इजराइल से लेकर यूरोप और इंडिया तक इस अटैक ने ये क्लियर कर दिया कि एंटी सेमिटिक वायलेंस अब बॉर्डर्स फॉलो नहीं करता। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी सिनोगस, जूइश स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स की सिक्योरिटी रिव्यू की जा रही है, क्योंकि आइडियोलॉजी ग्लोबल होती है और अटैक्स कॉपी कैट पैटर्न फॉलो करते हैं। क्योंकि फटने वाले भाईजान के लिए सबसे बड़ा काम इन लोगों की हत्या करना है, तभी तो उसे जन्नत मिलेगी। धरती तो उसके लिए एक रेस्टिंग प्लेस है। उसकी असली मौज तो रेस्ट इन पीस होने के बाद शुरू होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने भी तुरंत हाई लेवल सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया है। करना ही पड़ेगा। वैसे करना तो आइडियोलॉजी पर क्रैकडाउन भी था, but we are not yet ready for that step. इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के बाद वार्निंग दी गई है कि टेरर ग्रुप्स जूइश फेस्टिवल्स, सिनोगस और जूइश एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। मेजर सिटीज में जूइश रिलीजियस साइट्स के अराउंड सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई है। दोस्तों, ये सिर्फ प्रिकॉशन नहीं है, ये बताता है कि बॉन्डी बीच जैसा एक अटैक कैसे ग्लोबल रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है।
जहां एक देश में हुई वायलेंस दूसरे देशों को भी अलर्ट मोड में डाल देती है। वैसे दोस्तों, यहीं से एक और सीरियस प्रॉब्लम शुरू होती है, मीडिया नैरेटिव का प्रॉब्लम। कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के लिए फोकस विक्टिम्स, आइडियोलॉजी और रेडिकलाइजेशन पर होने के बजाय धीरे धीरे अटैकर के फैमिली के इमोशंस पर शिफ्ट हो जाता है। सवाल ये नहीं होता कि किस सोच ने इस वायलेंस को जन्म दिया, बल्कि ये होता है कि माँ बाप को कैसा लग रहा है, घर का माहौल कैसा था, बचपन कैसा था। अकाउंटेबिलिटी और मोटिव जैसे कोर इश्यूज बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इसका सबसे फेमिलियर वर्जन है गुड बॉय टेम्पलेट। हर टेरर अटैक के बाद एक प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट रिपीट होती है। माँ बोलती है मेरा बेटा अच्छा था, पड़ोसी कहते हैं शांत लड़का था, और हेडलाइंस बन जाती है नॉर्मल लाइफ नो वार्निंग साइंस। ये पैटर्न इंडिया में भी दिखता है, ऑस्ट्रेलिया में भी और वेस्टर्न कंट्रीज में भी। इस फ्रेमिंग का रिजल्ट ये होता है कि अटैकर्स को ह्यूमनाइज कर दिया जाता है, जबकि विक्टिम्स के दर्द और आइडियोलॉजी की जिम्मेदारी सिस्टमैटिकली डाइल्यूट कर दी जाती है। अरे भाई, आतंकी भाईजान फटने के लेबल के साथ नहीं आता। अटैक के पहले हर जिहादी नॉर्मल ही दिखता है। ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर भी हर आतंकी की ह्यूमन स्टोरी की सिलेक्टिव लैंग्वेज और सॉफ्ट फ्रेमिंग का इशू और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। कई बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स टेररिस्ट शब्द यूज करने से बचते हैं और उसकी जगह गनमैन, लोन अटैकर या ट्रबल्ड इंडिविजुअल जैसे सॉफ्ट टर्म्स लाते हैं। BBC, CNN या द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर देखा जाता है कि हेडलाइंस और स्टोरीज में सिंपैथी का वेट परपेट्रेटर्स की तरह टिल्ट हो जाता है, जबकि विक्टिम सिर्फ नंबर्स बनकर रह जाते हैं। लैंग्वेज न्यूट्रल होती है, लैंग्वेज ही नरेटिव बनाती है, और जब शब्द डाइल्यूट होते हैं तो क्राइम की सीवियरिटी भी डाइल्यूट हो जाती है। इस तरह का कवरेज रेडिकलाइजेशन को नॉर्मलाइज करता है। जब आइडियोलॉजी का नाम नहीं दिया जाता, वार्निंग साइंस को पर्सनल इश्यूज कहकर ब्रश असाइड कर दिया जाता है और वायलेंस को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, तो असली प्रॉब्लम कभी एड्रेस ही नहीं होती। एक्सट्रीमिज्म फिर सडनली नहीं फूटता, वह सालों में बिल्ड होता है। लेकिन जब मीडिया उस जर्नी को ब्लर कर देता है तो सोसाइटी सिर्फ ब्लास्ट के बाद शॉक में जागती है, और तब तक नुकसान हो चुका होता है। ये पूरी कहानी सिर्फ एक अटैक या मीडिया कवरेज तक लिमिटेड नहीं है, इसका एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जैसे देशों ने सितंबर 2025 में गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया, जिसे कुछ लोग नॉर्मल पॉस्चरिंग के रूप में देखते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देना और ग्राउंड रियलिटी पर राइजिंग एक्सट्रीमिज्म, इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और सोशल कोहेजन के क्रैक्स को इग्नोर करना ये एक डेंजरस डिस्कनेक्ट है। जब आइडियोलॉजी को कन्फ्रंट करने के बजाय पॉलिटिकल सिंबोलिज्म को प्रायोरिटी दी जाती है, तब रेडिकल एलिमेंट्स को स्पेस मिलता है और कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रीट्स पर दिखते हैं। आखिर में सवाल ये है कि टेररिस्ट आइडियोलॉजी को रिफ्यूज देने की कीमत कौन चुकाता है? सॉफ्ट लैंग्वेज, सिलेक्टिव आउटरीच और नरेटिव प्रोटेक्शन वायलेंस को रोकती नहीं बल्कि इनेबल करती है। जब टेररिस्ट को मिसअंडरस्टूड बता दिया जाता है और आइडियोलॉजी को ब्लर कर दिया जाता है, तब विक्टिम्स का दर्द साइडलाइंड हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी वीक पड़ जाती है और सोसाइटी सिर्फ तब रिएक्ट करती है जब तक खून बह चुका होता है, और तब तक सिर्फ कैंडल्स जलती हैं पर सच बोलने का मौका हाथ से निकल चुका होता है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।